Hello everyone, welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11, 10, 12 and anyone who wants to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 2 which is from chapter number 2 units and measurement. Okay, और आज के lecture का हमारा topic है measurement of large distances. क्लियर। वैसे तो ये जो आपका चैप्टर है ना, ये आपका मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम पर है। ओके, लेकिन आज हम लोग सिर्फ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस की बातें करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और एक ही वीडियो में इस चैप्टर को लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस को सिलेक्ट किया है। क्लियर ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला टॉपिक, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक, लार्ज डिस्टेंसेस के पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन 100% आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं कि यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। आपको इस दी गई फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोज टू इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, 10 के ऊपर वो पावर जो कि उसके मैग्नीट्यूड के करीब हो, वही आपकी क्या कहलाती हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाती हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? तो उसका मेथड ये है कि यू हैव टू लर्न ओनली 2 लॉज। ओके, 2 लॉज आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखने हैं। पहला क्या है कि इफ नंबर लेस देन 5, अगर दिया गया नंबर 5 से कम है तो इट इज ट्रीटेड एज 1, तो आपको वो 1 कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, और दूसरा रूल क्या है कि इफ नंबर लाइज बिटवीन 5 एंड 10, अगर नंबर 5 और 10 के बीच में है तो इट इज ट्रीटेड एज 10। इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? 10 के तरीके से। बाकी ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। ओके, अब करना कैसे है कि लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन नंबर्स। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और आपको उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लाइक यू विश टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3, आपको 3 का निकालना है। तो आपको ये रूल नंबर 1 पे आ जाइए। पहले आपको क्या बताया? इफ नंबर लेस देन 5, तो जो 3 है वो 5 से कम है, तो आप इस नंबर को कैसे ट्रीट करेंगे? यू विल ट्रीट एज अ 1। आप इसको 1 ट्रीट करेंगे, तो आपने इसको यहाँ पे 1 लिख लिया। और 1 लिखने के बाद अब यहाँ पर इसको देखिए कि अगर मैं 10 पे पावर 0 लगा दूं तो ये वैल्यू भी 1 के इक्वल ही होगी। पढ़ा है आपने पिछली क्लासेस में। तो मैंने 1 को किस तरीके से लिखा? इट इज 10 टू द पावर 0। अब मुझे देखना है कि इस 10 पे कितनी पावर है, तो पावर इस पे कितनी है? दैट इज 0। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज 0। सिंपल। ठीक, लाइक कि यू हैव गिवन अ नंबर 41। अब इसमें आपको करना क्या है? आपको नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि आप 1 से लेकर 10 के टर्म में दिए गए नंबर को लिख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में बहुत आसानी रहेगी। अब आपको नंबर दिया गया है 41, तो आपने इस नंबर को लिख लिया 4.1 इंटू 10 टू द पावर 1। अगर मैं 4.1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तब भी तो 41 ही आएगा ना। तो मैंने इसको लिख लिया 4.1 इंटू 10 टू द पावर 1। अब ये जो आपका 4.1 है, दिस नंबर लेस देन टू 5, तो ये आपका कैसे ट्रीट किया जाएगा? इट इज ट्रीटेड एज 1। अगर ये 1 के तरीके से अगर ट्रीट किया गया है तो क्या मैं इसको 10 टू द पावर 0 लिख सकती हूँ? एग्जैक्टली, मैंने इसको यहाँ पे 10 टू द पावर 0 लिखा इंटू 10 टू द पावर 1 ऑलरेडी है। आपको पता है व्हेन द 2 नंबर्स आर इन मल्टीप्लिकेशन तो पावर विल बी ऐड। अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो उनकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाती है। तो 0 + 1 अगर आप करेंगे तो व्हाट विल बी 1। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर? इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। क्लियर। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ 68। 68 को आप लिख सकते हैं, दैट इज 6.8 इंटू 10 टू द पावर 1। 6.8, दिस इज अ नंबर लाइज बिटवीन 5 एंड 10, तो इट इज ट्रीटेड एज 10। तो 6.8 को आपने 10 टू द पावर 1 लिखा, यहाँ पे आपकी 10 टू द पावर 1 ऑलरेडी था, पावर को आपने ऐड करा तो इट विल बी 10 टू द पावर 2। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो आपको पावर देखना है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 68 इज
2. Similarly, you can find the order of magnitude of 994. ओके, आप इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक नंबर आपको दे रखा है दैट इज 0.99. 0.99 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकालना है. तो आपने क्या करा कि इस नंबर को डेसिमल के प्लेस पे लाके रख दिया. तो दिस विल बी 9.9. ओके, एंड देन अगर ये आपका डेसिमल में है नंबर तो पावर इस पे कितनी आएगी? दिस इज 10 to the power -1. एंड इट इज ट्रीटेड एज 10. तो 10 to the power 1 इंटू 10 to the power -1. जब आप इन दोनों पावर्स को एड अप करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू? इट इज 0. ओके, तो 10 to the power 0. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.99? दिस इज 0. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको करना क्या है, आपको कई सारे नंबर्स लिखने हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर. प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा ये आपको. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लार्ज डिस्टेंसेस को हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं. आप इन अदर वर्ड्स अगर आप कहें तो दिस इज़ अ मैजिकल चैप्टर. ओके, आपको पता चलेगा कि हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार्स, डिस्टेंसेस ऑफ अ मून, किस तरीके से हम इनकी डिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के आपके दो तरीके होते हैं. पहला है आपका एक है आपका डायरेक्ट मेथड जो कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से आते हैं? डायरेक्ट मेथड में आपके ये एपरेटस हैं. फर्स्ट वन इज द मीटर स्केल. जाना पहचाना है ये आपका, बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ में है मीटर स्केल, जिससे कि आप सेंटीमीटर मिलीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है वर्नियर कैलिपर, तीसरा स्क्रू गेज, और ये है आपका चौथा स्फेरोमीटर. ये तीनों ही जो एपरेटस हैं आपके, ये आपके 11th स्टैंडर्ड के जो सबसे स्टार्टिंग के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें ये आपको मिल जाएंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर यू कैन मेजर द डिस्टेंसेज अप टू 10 to the power -4 मीटर. ओके, यहाँ तक आप इससे डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं. और स्क्रू गेज स्फेरोमीटर की हेल्प से आप 10 to the power -5 मीटर तक की डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं. क्लियर? तो ये तो जब आपके पास आ जाएंगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द लेंथ और डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दीज एपरेटर्स. इनकी मदद से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस. ओके, अब इनडायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए. पहला जो आपका आता है दैट इज अ मेथड टू फाइंड द लार्ज डिस्टेंस फॉर एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट. लाइक कि आप कहीं घूमने के लिए गए हैं एंड आपके सामने कोई बड़ा सा पेड़ आ गया, और वो बड़ा सा पेड़ आया एंड आपके दिल में ख्वाहिश आ गई कि मैं इस पेड़ का मेजरमेंट करूँ कि कितना लंबा है. तो अब आप फीता लेके तो नहीं चढ़ेंगे ना पेड़ के ऊपर कि चढ़ जाए और मैं उसका मेजरमेंट कर लूँ. उसका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर इनडायरेक्ट मेथड होगा. ओके, तो ये मेथड है आपका मेथड फॉर द एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए. लाइक दिस वन इज़ अ ट्री, या कोई भी मोबाइल का टावर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बड़ा लंबा सा है और आपको दिल कर रहा है कि मैं उसकी हाइट का पता लगा लूँ कि कितना है. तो इसमें आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है कि आप उस ऑब्जेक्ट तक यहाँ तक पहुँच सकें. एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, और आपके हाथ में एक डिवाइस होनी चाहिए. दैट डिवाइस इज अ सेक्सटेंट. ओके, सेक्सटेंट क्या होती है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द एंगल बिटवीन एनी टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स. ओके, किन्हीं भी दो विजिबल ऑब्जेक्ट्स के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो ये एक डिवाइस है सेक्सटेंट. ओके, उसका आपको इस्तेमाल करना है. क्लियर? अब आपको करना क्या है, आप चाहते हो कि मैं इस ट्री की हाइट पता कर लूँ, तो आपको इस ट्री की हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी और आपको इस ट्री से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एज एन ऑब्जर्वर खड़ा हो जाना है. अब आप वहाँ पे खड़े पे हैं. ओके, यू हैव टू प्लेस अ सेक्सटेंट हियर. आपने यहाँ पे सेक्सटेंट को रखा और रखने के बाद इस ट्री का जो पीक पॉइंट होगा, वट एवर इट इज़ अ ट्री, वट एवर इट इज़ अ टावर, कुछ भी हो, इसका जो पीक पॉइंट होगा उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन. आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है एंड लेट अस कंसीडर दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ट्री इज एक्स. आपने ये भी कंसीडर कर लिया. देन अब आपका टास्क क्या है, यू विश टू कैलकुलेट एच. आप एच का पता लगाना चाह रहे हैं कि जो हाइट है ट्री की वो कितनी है. तो अब आपने क्या करा, यू कैन
टेक द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है, दैट इज ABC। एंड अगर आप इसमें थोड़ी सी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज BC एंड बेस इज AC। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस वन इज BC अपॉन AC। योर टास्क इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट H, आपको H को कैलकुलेट करना है। तो H कौन है आपका, BC है, तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज AC इंटू tan थीटा। नाउ H इज इक्वल्स टू AC, तो आप मेजर कर सकते हैं ना आसानी से, आप जमीन पे खड़े हुए हैं, आप आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं। तो आप x को कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ अ सेक्सटेंस, यू कैन कैलकुलेट द एंगल। तो व्हाट विल बी H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x tan थीटा। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ टावर, किसी की भी आप हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड क्लियर। अब दूसरा मेथड क्या हुआ कि आप कहीं घूमने गए तो ये आपका है फॉर इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट के तक नहीं पहुंच सकते हैं, मजबूरी है आपकी। अब आपने देखा कि वहां पर एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और आप चाहते हैं कि आप उस पहाड़ की हाइट को मेजर कर लें। क्लियर। तो आपने ये कंसीडर करा कि जो आप माउंटेन आप देख रहे हैं, जो पहाड़ देख रहे हैं, दिस इज AB, वो है, और आप खड़े हुए हैं C पॉइंट पर। क्लियर। आप C पॉइंट पर खड़े हुए हैं और उस माउंटेन से आप तक कोई नदी फ्लो कर रही है। अब नदी फ्लो कर रही है तो आप जाहिर सी बात है कि अब आप उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ अ सेक्सटेंट यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर लेना है। ओके। तो आपने जब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे, बट यू हैव टू यूज cot θ1, आपको इसमें क्या यूज करना है, cot θ1 का। तो cot θ1 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, दिस इज BC, और परपेंडिकुलर कितना है, AB। तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी X अपॉन H। क्लियर। अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक, अब आप आगे तो नहीं जा सकते हो, आगे नदी बह रही है, तो पीछे तो जा सकते हो। आपने क्या करा, आप पीछे की तरफ बढ़ गए, आप पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़े, पीछे आपने D डिस्टेंस कवर करी, और फिर यहाँ पे D पॉइंट पर आके सेक्सटेंट की हेल्प से आपने दोबारा से इसके पीक पॉइंट को देखा, और देखने के बाद आपने दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज cot θ2 इन ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल के अंदर व्हेन यू कैलकुलेट cot θ2, तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज BD अपॉन AB। सो BD अपॉन AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD कितना है, दिस वन इज X प्लस D अपॉन ADH। क्लियर। अब इसमें जो टिपिकल क्या आ रहा है, नदी तो आ रही है ना आपके सामने, तो आपको क्या करना है, उस नदी को दूर कर देना है। अब कैसे दूर करेंगे, आपके पास यू हैव गिवन टू वैल्यूज cot θ2 एंड cot θ1 की वैल्यूज आएंगे। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। तो हियर cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cot θ2, इट इज X प्लस D अपॉन H माइनस X अपॉन H। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो X से X तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cot θ2 माइनस cot θ1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, D अपॉन H। क्लियर। योर टास्क इज दैट कि आपका टास्क क्या है, यू विश टू कैलकुलेट H, आपको H कैलकुलेट करना है। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज D अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। D आपका मेजरिंग है, θ1 θ2 भी आप विद द हेल्प ऑफ अ सेक्सटेंट मेजर कर सकते हैं, देन यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ माउंटेन। अब एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये तो अब आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इफ़ यू वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, लाइक कि आपको मून की डिस्टेंस का पता करना है कि मून हमसे कितनी डिस्टेंस पर है, या जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो हमसे कितनी डिस्टेंस पर है, तो विच मेथड वी हैव टू यूज़। और जाहिर सी बात है कि उसमें भी आपको एक इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उसका इंची टेप से आप मेजरमेंट कर लें कि मून आपका कितनी डिस्टेंस पर है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब उन इनडायरेक्ट मेथड में जो पहला मेथड है दैट इज अ पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द पैरेलैक्स। तो व्हाट इज द पैरेलैक्स, इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट सीम्स टू डिफरेंट पोजीशंस। ओके, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किन्हीं दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है,
So that name given to change in the position of an object is known as a पैरेलैक्स. ओके, लाइक यू हैव अ पेन. ओके, आप अपने हाथ में एक पेन लीजिए और पेन को आप पीछे कोई भी एक बैकग्राउंड कंसीडर कर लीजिए कि जो दीवार है वो बैकग्राउंड है. उस बैकग्राउंड को आप देखिए, पेन को आप अपनी एक आंख से देखिए, फिर दूसरी आंख से देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि पेन जो आपके हाथ में है वो तो अपनी एक कांस्टेंट पोजीशन पर है, लेकिन जब आप एक आंख को बंद करते हैं, दूसरी आंख को बंद करते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि पेन की पोजीशन चेंज हो रही है. ओके, तो ये जो पेन की पोजीशन का चेंज होना है, दैट इज अ पैरेलैक्स. क्लियर? एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द पैरेलैक्स एंगल. आप पैरेलैक्स एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ यू कैन कंसीडर दिस वन इज योर लेफ्ट आई, या आपकी लेफ्ट आई है, दिस वन इज योर राइट आई. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज बी. आपने इन दोनों आंखों की जो बीच की जो दूरी है उसको आपने बी कंसीडर किया है. एंड दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट दैट यू आर सीइंग फ्रॉम योर आइज. आप अपनी आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. क्लियर? अब आपने अपनी लेफ्ट आई से देखा तो इट मेक्स सम एंगल, देन आपने राइट आई से देखा तो इट ऑल्सो मेक्स सम एंगल. जब दोनों एंगल के फॉर्मेशन से जो एक एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज नोन एज अ पैरेलैक्स एंगल. क्लियर? अब पैरेलैक्स एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एंगल का आपको पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो ये आपका जो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट एंगल इज अ पैरेलैक्स एंगल एंड दिस विल बी आर्क अपॉन रेडियस. तो अगर मैं इस वाले एंगल के लिए आर्क कंसीडर करूं तो आर्क विल बी एल आर. And what will be the radius? This OL will be the radius. Okay, तो LR upon OL is equals to कितना हो जाएगा? That is B upon S. तो theta is equals to B upon S. बस इतना सा फॉर्मूला है that you have to use to find out the distance of astronomical objects. लाइक आपको मून की डिस्टेंस पता करनी है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस पता करनी है कि हमसे कितनी दूरी पर है, तो यू हैव टू यूज ओनली दिस फॉर्मूला. क्लियर? अब कैसे करना है इसको, उसकी बाद में बात करेंगे. देखो, पैरेलैक्स मेथड अप्लाई करने से पहले हमें उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं. तो पहली लिमिटेशन जो है इसकी वो ये है कि ये वाला जो मेथड है आपका पैरेलैक्स मेथड, सिर्फ उतनी दूरी के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया जाएगा जो कि हमसे 100 लाइट ईयर्स पर है. ओके, और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, पैरेलैक्स एंगल भी कम होता चला जाएगा. और एक्यूरेसी के लिए हमें पैरेलैक्स एंगल की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है. तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट जो 100 लाइट ईयर्स के अंदर आ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं की ही डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पैरेलैक्स मेथड. क्लियर? अब यहाँ जानेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मून और एनी प्लैनेट. कि अगर हमें किसी भी प्लैनेट की या मून की डिस्टेंस को पता करना है तो पैरेलैक्स मेथड अप्लाई करके हम उसको कैसे पता कर सकते हैं. क्लियर? अब देखिए, लाइक दिस वन इज अ अर्थ. ये आपकी अर्थ है. आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अर्थ पर कोई भी दो डिफरेंट पोजीशन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी और उनके बीच की दूरी अच्छी खासी होनी चाहिए. क्लियर? आपने पहले ए पॉइंट सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया, बी पॉइंट. क्लियर? ए और बी पॉइंट से आपने अर्थ से एक स्टार को सिलेक्ट करेंगे और उस स्टार को ऐसे सिलेक्ट करना है कि चाहे आप उसको ए पॉइंट से देखें, चाहे आप उसको बी पॉइंट से देखें, उस स्टार की पोजीशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आना चाहिए. जाहिर सी बात है कि स्टार आपके अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी नेग्लिजिबल, वेरी 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 स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. तो हमने क्या करा है कि ऐसा स्टार कंसीडर किया जिसकी पोजीशन ए पॉइंट से और बी पॉइंट से चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन वही है. क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ मून. आपने मून को कंसीडर करा, आप ए पॉइंट पर आए और ए पॉइंट पर आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को अपने हाथ में लिया. देन विद द हेल्प ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यू कैन फाइंड द एंगल θ1. ओके, आपने θ1 एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया. θ1 अगर ये वाला एंगल आपका θ1 है तो अल्टरनेट एंगल अगर मैं देखूं तो दिस एंगल ऑल्सो भी है θ1. ये एंगल भी आपका θ1 होगा. फिर आप यहाँ बी पॉइंट पर आए. बी पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यू आर मेजरिंग द एंगल θ2. इफ दिस एंगल विल बी अ θ2 तो अल्टरनेट एंगल दिस इज ऑल्सो बी अ θ2. ये वाला भी एंगल आपका θ2 होगा. लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज बी. ओके, ए और बी की जो बीच की दूरी है वो है आपकी स्मॉल बी, आपने कंसीडर करी. नाउ यू हैव टू अप्लाई द
पैरेलैक्स एंगल मेथड टू फाइंड द मेजर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मून। आपको मून की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो एंगल आपका कहलाएगा θ1 एंड θ2। ओके, तो ये आपका कौन सा एंगल होगा? दिस इज अ पैरेलैक्स एंगल। तो पैरेलैक्स एंगल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पैरेलैक्स एंगल इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, दिस विल बी द आर्क अपॉन रेडियस। ओके, और आर्क अपॉन रेडियस, अब इस वाले पूरी के पूरे डायग्राम के लिए आर्क क्या कहलाएगा? आर्क विल बी this one b and radius will be this distance, this will be h। okay, तो पैरेलैक्स एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज b अपॉन h। यू विश टू कैलकुलेट h, आपको h को कैलकुलेट करना है, तो h इज इक्वल टू दैट इज b अपॉन θ1 प्लस θ2। यू कैन कैलकुलेट θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू थीटा। अब आपके हाथ में देखिए h इज इक्वल टू b अपॉन थीटा। अब ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है ये तो आपके हाथ में ही है ना, आप इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं b को। और ये वाला जो एंगल है आपका, जो पैरेलैक्स एंगल फॉर्म हो रहा है, यू कैन इजीली फॉर्म बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से आप इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। बाय मेजरिंग b एंड θ1 एंड θ2 यू कैन ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ मून फ्रॉम द अर्थ। क्लियर? This is the how to apply the parallax method to find the distance of any planet or moon। अब पैरेलैक्स मेथड से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हम मून की डिस्टेंस को और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं फ्रॉम अर्थ। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स। अगर हमें स्टार्स के भी बारे में पता चल जाता है आपको कि ये वाला जो स्टार है हमारे अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर है, तो वो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो उसको भी मेज़र करने का जो तरीका है, जो 100 लाइट ईयर्स के अंदर आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग पैरेलैक्स मेथड ही अप्लाई करते हैं। अब स्टार्स की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए पैरेलैक्स मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो नाउ लुक हियर, क्या कंसीडर करना पड़ेगा? फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर अ पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पे अर्थ है। क्लियर? अब यहाँ पे अर्थ है और इस अर्थ के किसी अर्थ से आप इस स्टार की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है कि ये वाला जो स्टार है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस स्टार से भी आगे कोई डिस्टेंट स्टार कंसीडर करना पड़ेगा जिसकी पोजीशन अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट पर चेंज नहीं होती है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ का ये जो ऑर्बिट है ये इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ओके, ये वाली डिस्टेंस काफ़ी छोटी रह जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये अर्थ है आपकी, और इस अर्थ से आपने एक स्टार कंसीडर किया जिसकी पोजीशन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर चेंज नहीं हो रही है। अब आपने यहाँ से इसको कंसीडर किया एंड विद द हेल्प ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपने इनको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद यू आर मेजरिंग एंगल θ1, आपने θ1 एंगल मेजर कर लिया, एंड ये अगर आपका θ1 है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी अ θ1। ये वाला एंगल भी आपका अल्टरनेट एंगल है तो ये भी आपका θ1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि अर्थ क्या है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवोल्यूशन कर रही होती है। 6 महीने बाद आपकी अर्थ रिवोल्यूशन करते हुए इस वाले पॉइंट पर आ गई, और इस वाले पॉइंट पर भी ये जो स्टार था उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सेम वही पोजीशन आपको कंसीडर करनी है। और आपने वाला स्टार देखा, स्टार देखने पे क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यू हैव टू मेजर द एंगल θ2। तो व्हाट विल बी द अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस वन, दिस इज θ2। तो ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ θ1 एंड θ2 का ये जो आपका एडिशन होगा, दिस विल बी अ पैरेलैक्स एंगल। ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेलैक्स एंगल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पैरेलैक्स मेथड इस पे अप्लाई करना है। वो आपका क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो व्हाट विल बी द आर्क, आर्क कितना हो जाएगा, ये इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे इस तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा है तो ये इसके लिए आर्क का काम करेगा, एंड द रेडियस विल बी दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी इसकी रेडियस होगी। तो आर्क अपॉन रेडियस ये कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी अपॉन ओ ए, ये हो गया आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क इसकी कितनी होगी, मैंने आपको अभी पिछले वीडियोस में बताया है कि अर्थ से लेके सन तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अर्थ से लेके सन की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर यहाँ पे अर्थ आ गई तो अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपने यहाँ लिख दिया, और आपको पता क्या करना है, यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ आपने h लिखा, आपका जो टास्क है वो आपका h फाइंड आउट करने का है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा।
Clear? With the help of this telescope you can find the value of this parallax angle, और 2 astronomical unit की तो वैल्यू आपको पता ही है. Substitute the value of this and this one, you can find the value of distant star. Okay, very good method to find the distance of any distant star with the help of a parallax method. अब यहाँ तो ये बात हो गई कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि आपसे 100 लाइट ईयर के अंडर आते हैं. अब आप चाहते हैं कि जो 100 लाइट ईयर से भी आगे हैं हम उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें. अगर आपको उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसमें पैरेलैक्स मेथड अप्लाई नहीं होगा. विच मेथड यू हैव टू यूज टू फाइंड आउट दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर 100 लाइट ईयर्स अवे, जो 100 लाइट ईयर्स से भी आगे हैं, तो उनके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज अ इंटेंसिटी मेथड. ऐसा यूनिट में मैंने आपको इंटेंसिटी का बताया था, दैट इज अ कैंडला लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हैं, इससे क्लियर. तो इंटेंसिटी मेथड में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये अर्थ है और अर्थ पे आप यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वर बैठेंगे. यू शुड हैव अ फोटोग्राफिक प्लेट. ओके, अब फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है, दिए गए डिस्टेंट स्टार की इमेज आएगी. आपको क्या करना है, देखिए जो करीब का जो स्टार होगा उसकी तो आपको कैसी इमेज मिलेगी, क्लियर इमेज मिलेगी, और जो दूर वाला जो स्टार होगा उसकी कैसी इमेज मिलेगी, फेंट इमेज मिलेगी. एंड इफ यू वांट टू अप्लाई द इंटेंसिटी मेथड, तो इंटेंसिटी मेथड क्या कहता है, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस. तो यही क्या होता है, कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है. सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर. तो यू हैव टू अप्लाई दिस रूल. ओके, अब करना क्या होगा कि आपको एक स्टार तो यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा जो कि करीब होगा, और एक स्टार जो दूर होगा वो कंसीडर करना पड़ेगा जो काफ़ी दूरी पर है. ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसने आपने उसको R1 कंसीडर कर लिया, और बी और ओ के जो बीच की डिस्टेंस है उसको आपने R2 कंसीडर कर लिया. ओके, अब आपने क्या करा कि विद द हेल्प ऑफ अ फोटोग्राफिक प्लेट आपने इंटेंसिटी आपने कंसीडर करा कि इसकी जो स्टार की जो इंटेंसिटी है वो है I1. जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r1 स्क्वायर, और ये वाला जो स्टार था इसकी इंटेंसिटी आपने कंसीडर करी I2. तो अब जब आप इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r2 स्क्वायर. अब क्या करना है आपको, यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड. तो I1/I2 जब आप करेंगे तो दिस विल बी R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर. व्हाट विल बी योर टास्क, आपका टास्क क्या है कि आपको ये डिस्टेंस तो पता है, आपको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, R1 ही तो पता करना है. तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज R2 I1/I2 पे पावर 1/2. क्लियर. R2 आप पता कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वन फर्स्ट स्टार, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड स्टार आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोटोग्राफिक प्लेट. सो यू कैन कैलकुलेट R1. इज इट क्लियर. विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम 100 लाइट ईयर से भी अवे जो आपके स्टार्स हैं उनकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. पता चल गया कि दिए गए जो भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके स्टार्स हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, आपकी मून है, उनकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर रहा वो अर्थ रहा. अब फिजिक्स में क्या होता है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि ये जो आपका पर्टिकुलर प्लैनेट है, लाइक आपका वीनस है, आपके मार्स है, उनकी सन से उनकी डिस्टेंस कितनी है, आप ये भी पता कर सकते हैं. तो अब ये कैसे पता चल जाता है, अब सन पर तो आप किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को लेके जाएंगे नहीं और वहाँ पे कोई पैरेलैक्स मेथड आप अपनाएंगे नहीं, तो किस तरीके से ये होता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अनदर मेथड है, दैट मेथड इज अ कोपेरनिकस मेथड. एक साइंटिस्ट है कोपेरनिकस, उन्होंने ये मेथड दिया था. तो इस मेथड को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं. पहला है आपका इन्फीरियर प्लैनेट्स और दूसरा है आपका सुपीरियर प्लैनेट्स. अर्थ के बाद जो सन के करीब के जो प्लैनेट्स हैं वो आपके इन्फीरियर प्लैनेट्स में आते हैं, और अर्थ के बाद जो सन से दूर के जो प्लैनेट्स हैं वो आपके सुपीरियर प्लैनेट्स में आते हैं. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको सन के करीब कोई एक प्लैनेट है, आपने वीनस कंसीडर कर लिया है, और आपको ये सन से उसकी डिस्टेंस पता करनी है कि सन से वो जो प्लैनेट है वो कितनी दूरी पर है. तो सबसे पहले तो इस कोपेरनिकस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर कंसीडर करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे आपने सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर करी, इस ऑर्बिट में ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है. दूसरा जो आपका सर्कुलर ऑर्बिट है इसमें अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही है, सेंटर में आपके सन सिचुएटेड है.
सन से लेके उस प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है आपने आरपीएस कंसीडर करी, और प्लैनेट से लेके अर्थ तक की जो डिस्टेंस है वो आपने आरपीई कंसीडर करी, और सन से लेके अर्थ तक की जो डिस्टेंस है उसको आपने आरईएस कंसीडर करा। नाउ इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी दैट दिस एंगल इज अ 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक एंगल मेजर करना है, दैट एंगल इज नोन एज अ एंगल ऑफ इलोंगेशन, इसको हम लोग एंगल ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, इसको मेजर करना है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया साइन ऑफ एंगल ऑफ इलोंगेशन, दैट इज आरपीएस अपॉन आरईएस, यही होगा। नाउ योर टास्क इज दैट कि यू विश टू कैलकुलेट आरपीएस, आपको आरपीएस कैलकुलेट करना है। तो आरपीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इलोंगेशन इनटू आरईएस। आरईएस आपको पता है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ओके, अर्थ से लेके सन तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी आरईएस है, एंड दिस इज अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। और इस विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यू कैन मेजर दिस एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इलोंगेशन आप इसको मेजर कर सकते हैं, ये आपको पता है। अब जब ये दोनों पता है तो यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, आरपीएस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ बात आती है कि ये तो सारी बातें हो गई कि हम दिए गए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क आपके सामने आता है कि हाउ कैन वी मेजर द साइज ऑफ एन एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का हम साइज कैसे पता करें, तो वो पता करना भी बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, ये अर्थ है, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है, यहाँ आप बैठ गए, बाई टेकिंग अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपने अपने हाथ में लिया, और जिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का आपको साइज पता करना है आपने उसको देखा। देखने पे क्या होगा कि जो आपका सर्कुलर डिस्क होगी उस पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, और उस इमेज का डायमीटर आप मेज़र कर सकते हैं, ओके। तो बाई थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे कितनी है, दिस इज डी एंड रेडियस विल बी एच। तो योर टास्क इज दैट कि डी इज इक्वल्स टू थीटा इंटू एच, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है। तो डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू एच, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। कल के लेक्चर्स में आपको मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंसेस के बारे में बताया जाएगा, हाउ कैन वी मेजर अ मास, हाउ कैन वी मेजर अ टाइम, ओके। कल के लेक्चर में हम इन सभी पॉइंट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।